चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर। ठीक है जी। तो देखो, हम आज स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, किस तरह से हम ब्रीद करते हैं, क्या क्या कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है, किस फैक्टर पे हम जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, तो उस तरह पे हम सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, पहले प्रिंसिपल जान लेते हैं किस तरह से। ये तो वैसे बेसिक है, बहुत पता ही होगा, नहीं पता तो हम डिस्कस करते हैं। देखो, आपका बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है, जब भी कोई गैस मूव करती है, हायर पार्शियल प्रेशर टू दी लो पार्शियल प्रेशर मूव करती है। पता है? नहीं पता तो याद कर लो, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, बात खत्म। अब कोई पूछे पार्शियल प्रेशर क्या होता है, देखो वैसे तो आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार सुन लो कि कोई मिक्सचर है गैस का, जैसे कि कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। तो मैं एक गैस को मान ले रही हूँ, मान लो कि मैंने ऑक्सीजन मान ली, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, मतलब कि ये पूरी ऑक्सीजन इस पूरे इंडिविजुअल, इस पूरे गैस, इस पूरे मिक्सचर में अपना कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ये गैस। बस इतना ही है, मतलब कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, बस उसी को कहते हैं पार्शियल प्रेशर। ये हमने बता दिया कि हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, सिंपल। अब आगे चलते हुए कि हमें पता होना चाहिए कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो फिक्स्ड होता है, और कितना होता है 760 mmHg। नहीं पता, याद कर लो। ठीक है, और रिवाइज करते रहोगे, उससे आपको रिटेन बना रहेगा दिमाग में कि हाँ हाँ ऐसे था। कुछ चीज लगती है आपको न्यू, तो रिवाइज करते रहिए, काम करो। ठीक है, चलो। तो अब देखो, हम हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये फिक्स्ड रहता है, बट हमारे लंग्स को क्या चाहिए कि अंदर आए, इनहेलेशन करे एयर, या फिर हम एयर को बाहर छोड़े, एक्सहेलेशन करें हम। तो ये किस तरह से हो सकता है कि हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो कि चेंज करना पड़ेगा हमें, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर नीडेड टू बी ऑल्टर्ड, मतलब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, बट हम इसे डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। इस पल्मोनरी प्रेशर को, मतलब लंग के प्रेशर को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। तो फिर हम कैसे करेंगे इसे, देखो इसे पढ़ते पहले लाइन, देन ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन पूरा समझते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो, वी कांट डायरेक्टली ऑल्टर द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर या फिर इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम, बट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity will be reflected in the intrapulmonary volume and hence change in the intrapulmonary pressure। देखो सुनो, देखो हम डायरेक्टली चेंज तो कर नहीं सकते कि आपका इंट्रापल्मोनरी का प्रेशर चेंज कर दे या फिर क्या कहते हैं वॉल्यूम चेंज करने, पर हमारी लंग्स किससे लाइन होती है, सबसे बाहर वाली जो राइट और प्रोवाइड कल बताई थी, थोरेसिक चैम्बर से लाइन होता है ना बाहर, विद अंदर तो ब्रेसलेस पूरा आपकी लंग्स से अटैच होती है। तो इसको चेंज करा दोनों आपस में, अगर ये बड़ी बाहर की साइड, इसका वॉल्यूम हमने चेंज करा, तो ये लंग भी आपका इसका क्या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। हाँ जी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते ना, हम अंग भाई कि अंदर से हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे ना। तो पर हम थोरेसिक कैविटी में चेंज ला रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज ला रहे हैं, जिस वजह से आपका पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एंड जिस वजह से आपका पल्मोनरी प्रेशर भी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वॉल्यूम। ठीक है, वाइज लॉ। ठीक है, इतना नहीं जाना, इतना समझना चाहिए। अब देखो एनसीईआरटी ने ये लाइन दे रखी है कि जो पूरी पढ़ते हैं, चलो। द एनाटॉमिकल setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung cavity, as we can't directly alter the pressure of, sorry, alter the पल्मोनरी वॉल्यूम। समझ गए कि मतलब इस तरह से हमारे लंग्स का सेटअप होता है कि अगर थोरेसिक कैविटी में चेंज आता है तो वो हमारे पल्मोनरी कैविटी या फिर हम कहें लंग्स की कैविटी में हमें दिखाई देता है। हम डायरेक्टली इसमें चेंज नहीं ला सकते हैं। हमने किसके थ्रू करवाया चेंज? थोरेसिक कैविटी के थ्रू। बस ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हुए अब कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है हमारी ब्रीदिंग में, तो सबसे पहले आपकी होती है एक डायाफ्राम एंड दूसरी आपकी इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम आपका एक डोम शेप्ड मसल होता है, उस डायाफ्राम को हम फ्रेनिक मसल भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं? ये हमारी रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। देखो मैं एक डायग्राम लेके आई थी, भाई बड़ा होता है थोड़ा सा, फिर हम इसे देखो, ये देखो आपका, ये रही रिब, इसके बीच में है कुछ मसल्स दिख रही होंगी, रेड रेड कलर की कुछ मसल्स दिख रही हैं। हाँ जी दिख रही है, तो वो ही होती हैं आपकी इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये इसको आप और अच्छे से सेक्शन करके देखोगी तो इसके सबसे बाहर वाली मसल होती है एक्सटर्नल कोस्टल मसल, एंड अंदर वाली होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, बस यही था आपकी क्या होती है इंटरकोस्टल मसल्स। तीसरी भी है, सबसे अंदर है, हमें उसके बारे में जानना कुछ भी नहीं है बेटा, ये भी नहीं है तुम्हारे में तो। ठीक है, इसको जान के कुछ भी नहीं करोगे। ये थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेंगे कैसे हेल्प करती है। चलो अभी आगे बढ़ते हुए कि पता चल गया हमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मतलब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं ये। ठीक है, ठीक है। अब कैसे हेल्प करती है, चलो पूरा प्रोसेस देखते हैं कि हम नॉर्मल इनहेलेशन कैसे करते हैं। देखो हमें ये तो पता है कि आपका जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो फिक्स ही है, जो कि है 700 mmHg। हाँ जी, तो हमें देखो
इनहेलेशन करनी है, मतलब गैस को अंदर आना है। गैस को अंदर आना है तो मतलब अंदर का प्रेशर शुड बी लेस, अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, तभी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करेगी। हाँ जी, समझे, बिल्कुल, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ गए। तो अब मुझे ये बताओ, यही लाइन को मैंने मतलब कि इस नोट्स में लिखा हुआ है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर शुड बी लेस फॉर एयर टू मूव। अंदर आने के लिए आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए आपका पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, जिससे आपकी गैस जो भी एयर है वो अंदर आएगी। ठीक है, हाँ जी, अब ये समझ में आ गया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं कि फॉर दिस चेंज इंटरपल्मोनरी वॉल्यूम व्हाई चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर, हमें ये चेंज लाना है, हमें ये चेंज लाना है कि पल्मोनरी प्रेशर हमें कम करना है। तो हम कैसे चेंज करेंगे? हम चेंज करेंगे पहले थोरैसिक वॉल्यूम को। थोरैसिक वॉल्यूम की वजह से आपका इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर अंदर सही बढ़ेगा। हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे इधर, ठीक है, इधर बढ़ाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपका प्रेशर कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अब देखो, अब कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हम इंस्पिरेशन में या इनहेलेशन में आपका वॉल्यूम बढ़ाते हैं थोरेसिक चैम्बर का, क्यों? जिससे कि आपका प्रेशर कम हो जाए, पल्मोनरी हाँ, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाए, जिससे पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाए। बस ये है, ठीक है। अब देखो, इतना समझ में आ गया कि हम क्यों बढ़ा रहे हैं थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम, जिससे कि आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जिससे आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो बाहर प्रेशर कम ज्यादा है, अंदर गैस आ जाएगी। इनहेलेशन कर लेंगे इस वजह से हम, ठीक है जी, ठीक है। अब कौन कौन सी दो हमने मसल्स पढ़ी थी, एक ये। अब देखते हैं कैसे हमारी ये मदद करती है इंस्पिरेशन में। देखो, डायाफ्राम जब हम इनहेलेशन करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। कैसे? ये सिंपल, ये डोम शेप की होती है, डोम शेप की होती है, ये फ्लैट हो जाती है। अब देखो, मैं रफर डायग्राम के थ्रू बताऊं आपको। डोम शेप एक ऐसे, मान लो ये आपकी कैविटी, थोरेसिक कैविटी ऐसे मान लो, है ना। अभी अब मैं, ये तो भी आपका नॉर्मल कंडीशन था, ठीक है जी, नॉर्मल कंडीशन। देन इसने क्या करा, हमने करा इनहेलेशन, ठीक है, इनहेलेशन करा तो मतलब जो मेरा डायाफ्राम था अब वो कुछ फ्लैट हो चुका है। अब देखो, इधर एरिया इतना था, या कह रहे हैं कि वॉल्यूम इतना था, अब नीचे का भी वॉल्यूम साथ में ऐड हो चुका है, तो ये इतना वॉल्यूम, देखो ये जो इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब आपका वॉल्यूम बढ़ा, जिससे कि आपका प्रेशर कम हो जाएगा, समझे, ये बात है। तो अब देखो आगे कि जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट किया ये, तो आपका जो डोम शेप से ये फ्लैट हो गया, डोम शेप से ये फ्लैट हो गया, जिससे आपका वॉल्यूम बढ़ गया। थोरेसिक चैम्बर क्या, कैसे बढ़ा, इंपॉर्टेंट, कैसे बढ़ा ये आपका, ये बढ़ा है एंटीरियो पोस्टीरियर साइड से, एंटीरियो पोस्टीरियर साइड से ये बढ़ गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ठीक है। अब एंटीरियर पोस्टीरियर लाइक समझ रहे हो ना, इस तरह से, इस तरह से, ये पहले ऐसे था, अब ये इधर, मतलब इतना यहाँ से यूं, इस वे में आपका एंटीरियर पोस्टीरियर बढ़ चुका है वॉल्यूम, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड से, ठीक है जी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारी सेकंड मसल्स थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो हमें कैसे हेल्प करती है। देखो, ये भी कॉन्ट्रैक्ट, जब हम इनहेलेशन करते हैं ना तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये खींचती है, खींचेंगी तो इसमें कौन आएगा, रिब्स और स्टर्नम आपके आउटवर्ड मूव करते हैं, स्लाइटली अपवर्ड। मैं अगर एक डायग्राम बना के दिखाऊं, जैसे मेरे, मान लो एक इंसान है, ठीक है, चेस्ट एरिया उसका इस तरह से है, अभी नॉर्मल कंडीशन पर है ना, नॉर्मल कंडीशन पे इसने ली सांस। मैं ना बस बहुत ही जैसे कि समझ सको इस तरह से कर रही हूँ, इसी बेसिस पे मत सोचना कि मैं करा क्या है। हाँ, अब देखो, पहले ये नॉर्मल कंडीशन पे था, अब ये आगे से सांस ली, अंदर इनहेलेशन करा, तो ये देखो, पहले नॉर्मल कंडीशन कुछ ऐसी थी, नॉर्मल कंडीशन कुछ ऐसी थी, इसने सांस ली तो ये अपवर्ड भी हुई, ऊंची भी हुई, ऊपर की साइड उठी और बाहर की साइड भी आई, ऊपर की साइड भी हुई और बाहर की साइड भी आया आपका चेस्ट एरिया, ठीक है, रिब एंड स्टर्नम, वही आपका चेस्ट एरिया, थोरेसिक एरिया है ना, ठीक 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 ठीक। तो समझ गए, इससे बहुत सिंपल सी चीजें, मैंने फालतू में इसमें ज्यादा टाइम नहीं करना कि आपका, जब हम इंटरकोस्टल मसल की बात करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की मसल बात करते हैं इनहेलेशन में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसमें जो आपके रिब और स्टर्नम है वो आउटवर्ड, बाहर की तरफ मूव करते हैं, एंड स्लाइटली अपवर्ड, ऊपर की साथ, ऊपर की मूव करते हैं, ठीक है, ठीक है, जिससे आपका वॉल्यूम, जिससे आपका थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, किस किस साइड में, डोर्सो वेंट्रली, ये कौन सा पार्ट है, वेंट्रल, और ये क्या पीछे वाला पार्ट, डोर्सो। तो इस वे में इसका इसका जो भी पर्सन है, इसका थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, कैसे, डोर्सो वेंट्रली, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हुए, तो अब क्या होगा, देखो, इधर तो हमने सांस ले ली है, अंदर मूव कर गई वो गैस, जिससे कि हमारा थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ चुका है, सेम हेयर इधर भी। अब वॉल्यूम बढ़ चुका है तो मतलब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया, इधर भी थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया, तो आपका इंटरपल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ गया है, अब इंटरपल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ चुका है दोनों साइड,
एंड इसी वजह से आपका प्रेशर, इंटरपल्मोनरी प्रेशर बेटा जी कम हो गया। कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, और इसी वजह से आपकी एयर अंदर आ जाएगी। सिंपल सिंपल। अब सेम आप सब उल्टा कर देना, जहां लेस है वहां पे मोर कर देना, और जहां मोर है वहां पे लेस कर देना एक्सिलेशन के लिए, कि आप नॉर्मल एक्सिलेशन कैसे करते हैं। अब आपको देखो, हमने क्या करा, गैस जो भी गैस या एयर अंदर, उसको बाहर निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखो, अगर बाहर निकालना है गैस को, तो मतलब हमारे अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, शुड बी मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ठीक है। अब कैसे करेंगे, वो भी बातें सारी अब पढ़ते जाओ, करते जाओ, अब तो अच्छे से और समझ में आता जाएगा कि आपका जो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम है वो कम होना चाहिए, जिससे आपका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से खैर वो हमें किस तरह से अचीव करना है कि वह हम थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम करें। देखो, इसका वॉल्यूम सॉरी इसका प्रेशर ज्यादा अंदर का, तो आपका वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, जिससे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो यहाँ से यहाँ भाग जाएगी आपकी गैस, मतलब एक्सेल कर देंगे आप, एक्सेल आउट द गैस। हाँ, तो कैसे कर रहे हैं कि पहले आपको आपका पल्मोनरी वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, और वो कैसे कर पाएंगे हम, पहले हम थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम करेंगे। सिंपल। अब कैसे कैसे कर सकते हैं हम थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम, कि भाई हमारी दो मसल्स आ चुकी हैं, कि डायाफ्राम मसल। डायाफ्राम कैसे करेगी, अब ये क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी। एक्सेलेशन में क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी, एंड ये डॉम से फ्लैट हो जाएगी, डॉम से सॉरी हाँ कम पढ़ती नहीं हूँ, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी निकल जाता है फ्लो में। अगेन वो फ्लैट से डॉम हो जाएगी, ये आपका फ्लैट से ये डॉम हो गई। ठीक है, रिलैक्स हुई, आपका ये फ्लैट थी पहले, अभी डायग्राम से बताया था, ये तो फ्लैट, इसमें वॉल्यूम बढ़ गया, देन उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो इस वजह से आपका प्रेशर कम हो गया, हम पूरा पूरा देख के आए। अब यहाँ पे फ्लैट है, तो अब इसको डॉम करना है हमें, तो ये रिलैक्स हो गई, जिससे अब इधर वॉल्यूम ज्यादा था, इधर वॉल्यूम हो गया आपका कम, जिस वजह से प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो मतलब अब आपका थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम हो चुका है, किस वे में, किस साइड से, एंटीरियो पोस्टीरियर साइड से वॉल्यूम कम हो चुका है। ठीक है ठीक है। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो भी रिलैक्स करेंगी आपकी, जिसमें आपका रिब्स और स्टर्नम अब इनसाइड और लो, अंदर की साइड और नीचे की साइड वो आ जाएंगे, जैसे अपनी पहले थी। सांस लेके देखो, करके देखो अपने आप ही। इनहेल करोगे तो बाहर आपका चेस्ट आगे आएगा, ऊपर की साइड आएगा, एक्सेल करेंगे आप, अंदर की साइड जाएगा, नीचे भी जाएगा, है ना। हाँ, जिसकी वजह से आपका थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और कैसे कम होगा, डोर्सो वेंट्रली कम होगा। सिंपल, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बस आपको बेसिक्स आनी चाहिए कि कब क्या होता है, जो कि हमने इधर पढ़ चुके हैं। ये था और आपका ये था, बस ये चीज क्लियर है आपको, तो ये चीज आपको आराम से समझ में आई होगी, कुछ भी नहीं था। अब देखो, दोनों की दोनों जगह हमने वॉल्यूम कम कर चुके हैं, इधर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम कर चुके हैं, तो मतलब आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो चुका होगा, हाँ जी। इधर भी पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो चुका होगा, हाँ जी। तो इससे आपका इंटरपल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, हाँ, जिस वजह से आपकी गैस बाहर चली जाएगी। बस इतना ही था, और कुछ नहीं है इसमें। अब आगे बढ़ते हुए एक नोट है कि एनसीईआरटी आपकी कहती है कि हमारे पास एक एबिलिटी होती है, हम फोर्सफुल ब्रीदिंग कर सकते हैं, एक्सलेशन करें या इनहेलेशन करें, जो भी करें, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा मसल्स हमें यूज करते हैं, वो होती है आपकी एब्डोमिनल मसल्स, या फिर इंट्राकोस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल, या फिर IIM। तो ये तो सिर्फ आपका एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, आपका सिर्फ एब्डोमिनल मसल दे रखा है, इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, कि हमें अगर फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी है तो कौन सी मसल हमें यूज करते हैं उस टाइम, एब्डोमिनल मसल्स या फिर इंट्राकोस्टल मसल्स। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में। उससे पहले जान लो कि बात, हम जो एडल्ट्स हैं, है ना, नॉर्मल लोग आपकी जो एवरेज ब्रीदिंग करते हैं 1 मिनट में, वो होती है 12 से 16 टाइम। 1 मिनट में आप 12 से लेके 16 मिनट तक सांस ले सकते हैं, सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं, वेरी करता है। ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की वो एयर का वॉल्यूम जो एक इंसान इनहेल कर रहा है या एक्सेल कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे, क्या देखते हैं, क्या कैसे कैसे। अब देखो, पहले एक और चीज पढ़ लो, स्पायरोमीटर। वो क्या होता है, स्पायरोमीटर एक डिवाइस होता है, जिससे हम ये वॉल्यूम्स जो भी हम आगे पढ़ेंगे उसे मेजर कर सकते हैं। एक वॉल्यूम होता है जिसको मेजर नहीं कर सकते, हम आगे पढ़ते हैं, बताते। चलो, ये ग्राफ मैं एंड में बताऊंगी, पहले ये पढ़ते हैं, या बारी बारी बताती रहेंगे जैसे सेटेबल लगे। ठीक है, पहले सबसे पहले बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो देखो, जो भी अमाउंट ऑफ गैस हम, एक नॉर्मल इंसान नॉर्मली इनहेल कर रहा है या एक्सेल कर रहा है, अभी मैं इनहेल करूं या फिर नॉर्मली एक्सेल करूं, इनहेल नॉर्मली करूं, या आप भी जो इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, वो उसमें आप कितना वॉल्यूम ले रहे हैं एयर का, 500 ml। 500 ml आपने छोड़ दिया, 500 आपने ले लिया, आपको पता भी नहीं चल रहा बेटा, मिली एमएल है ना,
मिलीलीटर, मेरे शब्दों को आप माफ करें, ठीक है, हो जाता है। मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर आपने छोड़ दिया, ले लिया, आपको पता भी नहीं चल रहा, वो नॉर्मल इनहेलेशन या एक्सहेलेशन पे उस ही वॉल्यूम, उस एयर के वॉल्यूम को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल कंडीशंस पे नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन जितना हम कर रहे हैं वो अमाउंट एयर का, उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। एंड वो कितना अमाउंट होता है, वो होता है 500 मिलीलीटर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक एनसीईआरटी में ये चीज भी दे रखी है कि मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ये क्या होता है मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम? ये होता है कि आप जो टाइडल वॉल्यूम, ये पता है बेटा जी, ये होता है आपका पर ब्रीद, ये होता है आपका पर ब्रीद, पर ब्रीदिंग, है ना, पर ब्रीद। एक सांस ली आपने, उसमें आपने 500 ml छोड़ दिया या निकाल लिया, छोड़ दिया या ले लिया, ठीक है। तो अब आप, हमने एक ब्रीथ के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे पर एक मिनट में कितना लेते हैं हम, एक मिनट में कितना लेते हैं पर मिनट, हम लेते हैं 12 से लेके 16 तक। हाँ जी। तो अब मुझे ये बता दो पूरा मिनट के हिसाब से कितना लेंगे हम एक इंसान, तो आप जितना टाइडल वॉल्यूम था उससे इंटू करके आप निकाल सकते हैं मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, वही होता है ये। बस कि मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है आपका, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कि आप टाइडल वॉल्यूम को इंटू कर दीजिए आपका जितना ब्रीथ रेट है, ठीक है जी। आपका लगभग ये आएगा 6000 से लेके 8000 मिली पर मिनट, मिली लीटर पर मिनट, मिलीलीटर पर मिनट, 6000 से लेके 8000 तक, ठीक है, बस इतना ही होता है। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हम, अच्छा चलो चाहे ग्राफ में इधर देख लो कि ग्राफ में सिंपल चीजें हैं कि बता रहे हमने इनहेलेशन करा, देन सिंपल एक्सहेलेशन कर दिया, सिंपल इनहेलेशन, सिंपल एक्सहेलेशन, सिंपल इनहेलेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है ये, देखो अब ये बात है IRV, मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या है? देखो वो अमाउंट एयर का जो इंसान इंस्पायर कर रहा है, अंदर फोर्सफुली ले रहा है, अदर देन नॉर्मल इनहेलेशन, जितना आपने नॉर्मली इनहेल करा, ये आपका नॉर्मली, उसके बाद आपने जितना इनहेल करा, जितना इनहेल करा उसको कहते हैं फोर्सफुली, फोर्सफुली जितना इनहेल करा नॉर्मल इनहेलेशन के बाद उसको कहते हैं हम रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। जिसकी वॉल्यूम सबसे ज्यादा होती है ये है आपका रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितनी होती है 2500 से लेके 3000 मिलीलीटर होती है, ठीक है। लिखना, इसे लिखना, अपने हाथों से लिखना, तब याद होगा, लिख लिख के बहुत अच्छे से याद होता है, ठीक है, ठीक है। अब आपका एक और वॉल्यूम की एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब ये क्या है, बिल्कुल सेम यही है, बट अब हम इधर एक्सहेलेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल बाय फोर्सफुल एक्सहेलेशन अदर देन नॉर्मल एक्सहेलेशन, मतलब जितना एक्सहेलेशन हम कर सकते हैं, नॉर्मल जितना एक्सहेलेशन कर सकते हैं उसके बाद जो हमने फोर्सफुल एक्सहेलेशन करा, फोर्सफुल ये जो मैंने फोर्सफुल एक्सहेलेशन करा वो उसे कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये सबसे कम होती है, जो होती है 1000 से लेके 1100 मिली लीटर, ठीक है। सबसे कम वैल्यू होती है इसकी, याद रखना। हाँ समझे कि इधर एक बार देख लो, हमने अब इधर करा नॉर्मल एक्सहेलेशन कर दिया, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन, अब नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद मैं जबरदस्ती और सांस छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, यही इसको ही जबरदस्ती छोड़ने के सांस को उसको कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बस, ठीक है। हाँ, अब एक लास्ट में आता है आपका आज के लेक्चर का कि आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये क्या होता है? देखो रेजिडुअल से आपको पता चल रहा है ये क्या मतलब है, रेजिडुअल मतलब बचा हुआ। तो क्या है ये कि इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ओनली एक्सहेलेशन के बारे में बात कर, इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन सम अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलवेज लेफ्ट इन द लंग्स। देखो हमने चाहे आपकी फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर दी, मैंने कर दी, एक्सहेलेशन कर दी, फोर्सफुली एक्सहेलेशन करी है, फिर भी मेरे लंग्स में कुछ अमाउंट बचा है एयर का, वो कितना बचा है, वो है इतने ml कि 1100 से लेके 1200 ml मेरे लंग्स में अभी भी वो अमाउंट बचा है, वो निकल ही नहीं सकता, वो कभी निकल ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें ना अपनी लंग्स को प्रोटेक्ट करना है कि कहीं एक दूसरे को कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है, टकरा ना जाए एक दूसरे से, जो गैस नहीं है बीच में एक दूसरे के पास आके चिपक गई ना, ऐसे नहीं, तो इसी वजह से, नहीं तो हम मर जाएंगे यार, है ना। हाँ, इस वजह से आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है लंग्स में, वो कितना होता है 1100 से 1200 मिलीलीटर, ठीक है जी, ठीक है। आज की होती है यही समाप्ति, एंड कुछ ऐसा तो है नहीं, इतना देखो इतना पार्ट बचा ही रहता है आपका, ठीक है। आज का बस यही है आज के लिए, ठीक है, इतना, थैंक यू।